घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का ललन टॉप बुलेटिन दुनियादारी, जिसे आप तक लेकर आती है हमारी साथी स्वाति। वैज्ञानिक प्रयोगों की एक खासियत होती है, आप दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में वो एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, नतीजा हर बार एक ही आएगा। मगर साइंस के इस स्वभाव पर शायद रूस को भरोसा नहीं था। उसने जर्मनी की एक लैब में हुए टेस्ट को चैलेंज कर दिया। अब जर्मनी की साख दांव पर थी। अपनी बात साबित करने के लिए उसने 2 और देशों से मदद ली। उन दोनों देशों की लैब्स ने भी जर्मनी वाली बात को सही पाया। लैब के इन नतीजों के आगे रूस बुरी तरह फंस गया है। इस मामले में पुतिन का एक बड़ा सपना भी दांव पर लग गया है। ये क्या मामला है, विस्तार से बताते हैं आपको। ये मामला शुरू हुआ 20 अगस्त को। रूस में तोम्स नाम का एक शहर है। उस रोज सुबह के वक्त यहाँ एयरपोर्ट से एक हवाई जहाज उड़ा। 4 घंटे की यात्रा पूरी करके इस विमान को मॉस्को में लैंड होना था। इस प्लेन में बैठे एक यात्री को एकाएक बेचैनी सी महसूस हुई। उसके माथे पर पसीना भर गया। उसने बगल में बैठी अपनी प्रेस सेक्रेटरी किरा यर्मिश से रुमाल मांगा। फिर वो अपनी सीट से उठकर बाथरूम की तरफ बढ़ा, मगर बीच रास्ते में ही उसके मुंह से एक चीख निकली और वो लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गया। लोगों ने देखा पैसेंजर बेहोश है। तत्काल प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। हवाई अड्डे पर मौजूद एक एम्बुलेंस उस आदमी को लेकर फटाफट अस्पताल की तरफ भागी। एम्बुलेंस में बेहोश पड़े यात्री के साथ उनकी सेक्रेटरी किरा भी थी। उन्होंने एम्बुलेंस में बैठे बैठे ही एक ट्वीट किया। किरा का यह ट्वीट कुछ ही मिनटों में ब्रेकिंग न्यूज बनकर इंटरनेशनल मीडिया में फ्लैश होने लगा। रशियन अपोजिशन लीडर अलेक्सी नवल्नी को जहर देकर मारने की कोशिश। इसके आगे की कहानी आप जानते हैं, मगर फिर भी हम ब्रीफ में थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। नवल्नी कोमा में चले गए। उनके साथ ही इलाज के लिए उन्हें रूस से बाहर ले जाना चाहते थे। बहुत नानुकुर के बाद रूस ने इसकी इजाजत दी। इसके बाद नवल्नी को इलाज के लिए जर्मनी लाया गया। यहीं से इस हाई प्रोफाइल जहर खुरानी केस की कड़ियां खुलने लगी। जर्मनी के फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को नवल्नी के भीतर नोविचोक नाम के एक खतरनाक नर्व एजेंट का अंश मिला। हम दुनियादारी के एक और एपिसोड में नर्व एजेंट और नोविचोक के बारे में आपको विस्तार से बता भी चुके हैं। इसी एपिसोड में हमने आपको बताया था कि नोविचोक का सीधा लिंक रूस के साथ है। ऐसे में नवल्नी पर हुए हमले को लेकर सीधे पुतिन सरकार पर उंगली उठी। जर्मनी ने इस मामले पर रूस से सफाई मांगी। जर्मनी ने रूस से कहा कि वो अगले कुछ दिनों के भीतर नवल्नी पर हुए हमले के घटनाक्रम का ब्यौरा दे। उसने कहा कि अगर मॉस्को जांच में सहयोग नहीं करता तो जर्मनी उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा सकता है। इसी सिलसिले में जर्मनी ने नाम लिया नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट का। ये क्या चीज है? नॉर्ड स्ट्रीम 2 तकरीबन 1200 किलोमीटर लंबी एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। करीब 80,000 करोड़ रुपए की लागत वाली ये पाइपलाइन बाल्टिक सागर होते हुए रूस से जर्मनी तक पहुंचेगी। ये परियोजना पुतिन के सबसे महत्वाकांक्षी सपनों में से एक है। क्यों, बताते हैं। रूस प्राकृतिक गैस का लीडिंग एक्सपोर्टर है। समझिए कि उसकी इकोनॉमी आधारित है इस पर। यूरोपीय देश भी रूस से गैस खरीदते हैं, मगर वो पाइपलाइन यूक्रेन होते हुए यूरोप जाती थी। रूस इस व्यवस्था को खत्म करके सप्लाई का नया रूट बनाना चाह रहा था। इस चाहत के पीछे 2 बड़ी वजह थी। पहली वजह पैसा। चूंकि गैस सप्लाई का रूट यूक्रेन से होकर जाता था, सो रूस को अपनी इनकम भी उनके साथ बांटनी पड़ती थी। इस अरेंजमेंट में यूक्रेन को करीब 14,000 करोड़ रुपए मिलते थे। रूस ये पैसा बचाना चाहता था। बाईपास की दूसरी वजह थी जियोपॉलिटिक्स। रूस का यूक्रेन से झगड़ा है। 2014 के बाद से ही यूक्रेन अमेरिका के पाले में चला गया है। मान लीजिए किसी दिन टेंशन बढ़ती है और प्रेशर बनाने के लिए रूस गैस सप्लाई रोक देता है। ऐसे में केवल यूक्रेन पर असर नहीं होगा, यूरोप जाने वाली गैस सप्लाई भी रुक जाएगी। इससे रूस को आर्थिक नुकसान होगा। इसलिए रूस यूरोप में गैस भेजने के लिए नया रूट बनाना चाहता था। इसके लिए उसने 3 पाइपलाइंस की योजना बनाई, नॉर्ड स्ट्रीम 1, नॉर्ड स्ट्रीम 2 और टर्क स्ट्रीम। इन तीनों परियोजनाओं के सहारे रूस यूक्रेन को अलग थलग करके यूरोप को सीधे सीधे प्राकृतिक गैस सप्लाई कर सकता था। इसमें से 2 परियोजनाएं नॉर्ड स्ट्रीम 1 और टर्क स्ट्रीम पूरी हो चुकी है। तीसरी परियोजना यानी नॉर्ड स्ट्रीम 2 में केवल 80 किलोमीटर का काम बचा है। ये प्रोजेक्ट पूरा हो गया तो रूस से यूरोप जाने वाली नेचुरल गैस की लगभग समूची खेप इन्हीं 3 पाइपलाइन से वहां जाएगी।
मगर ये पाइपलाइन वाली बात उतनी सीधी थी नहीं। इस पर बड़ा झगड़ा झंझट था। अमेरिका इस प्रोजेक्ट के विरोध में था। अमेरिका के विरोध की 3 वजहें थी। पहला, अमेरिका खुद ही यूरोप को नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करना चाह रहा है। दूसरा, नए रूट में होने की वजह से यूक्रेन को नुकसान होगा। तीसरा, इस पाइपलाइन के कारण रूस का क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ जाएगा। इसके अलावा यूरोप भी इस प्रोजेक्ट के साथ नहीं था। फ्रांस को छोड़कर यूरोपियन यूनियन के ज्यादातर देश इसके विरोध में थे। यहाँ तक कि जर्मनी में भी इस पर काफी मतभेद था। उन्हें डर था कि इस पाइपलाइन के कारण जर्मनी अपनी ऊर्जा से जुड़ी जरूरतों के लिए रूस पर निर्भर हो जाएगा। उन्हें यह भी डर था कि किसी दिन आपसी तनाव में रूस सप्लाई बंद करने के नाम पर उन्हें ब्लैकमेल न करने लगे। मगर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने सबके खिलाफ जाकर रूस के साथ ये पाइपलाइन डील की। मर्केल का तर्क था कि जर्मनी रूस पर निर्भर नहीं है, जरूरत पड़ने पर जर्मनी गैस सप्लाई का दूसरा रास्ता खोज सकता है। मगर रूसी इकोनॉमी तो नेचुरल गैस की बिक्री पर ही निर्भर है। ऐसे में अगर एक बार ये पाइपलाइन शुरू हो जाए तो रूस को कंट्रोल में रखा जा सकेगा, वो कोई बदमाशी नहीं कर पाएगा। तो ये थे नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन से जुड़े अलग अलग पहलू। इनको बताने के बाद अब हम फिर लौटते हैं नवल्नी के केस पर। जब नवल्नी को नोविचोक दिए जाने की बात सामने आई तो एक बार फिर इस नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन पर फोकस शिफ्ट हुआ। जर्मनी के लीडर्स ने कहा कि अगर रूस जांच में सहयोग नहीं करता तो उस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। इसी क्रम में नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को भी बंद किए जाने की मांग उठी। जर्मन सरकार के ज्यादातर मंत्री इस प्रोजेक्ट को बंद करके रूस को आर्थिक चपत लगाने की बात करने लगे हैं। जर्मनी के विदेश मंत्री हैं हेको मास। उन्होंने बयान दिया, अगर नवल्नी केस की जांच में रूस सहयोग नहीं करता तो ये रूसी सरकार की मिलीभगत का एक और बड़ा संकेत होगा। मुझे उम्मीद है कि रूस हमें नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर नहीं करेगा। जर्मनी की रक्षा मंत्री एनेग्रेट क्रैम्प बोली, मुझे तो ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट पसंद ही नहीं था। अब जो भी होगा वो रूस के बर्ताव पर निर्भर करता है। जर्मन संसद में विदेशी मामलों की कमेटी के मुखिया हैं नॉर्बर्ट रोकटेन। उन्होंने भी कहा, पुतिन केवल नेचुरल गैस की भाषा समझते हैं, इसलिए हमें भी इसी भाषा में जवाब देना होगा। ये हुई जर्मनी की बात। रूस का क्या कहना था इस पर? उसका कहना था कि नोविचोक के इस्तेमाल की बात आधारहीन है। रूस ने जर्मनी के आरोपों को खाली शोर बताया। उसने जर्मनी पर डबल गेम खेलने का भी आरोप लगाया। रूस के लगाए आरोपों के जवाब में जर्मनी ने फ्रांस और स्वीडन से मदद मांगी। जर्मनी ने कहा कि वो भी नवल्नी से लिए गए सैंपल की जांच करें। फ्रांस और स्वीडन ने यह जांच की। इस टेस्ट का रिजल्ट आया 14 सितंबर को। इन दोनों देशों ने भी नवल्नी को नोविचोक दिए जाने की बात कंफर्म की। इस बारे में बताते हुए जर्मनी के विदेश मंत्री हेको मास बोले, अब 2 और यूरोपियन लैब्स ने भी नोविचोक के इस्तेमाल की पुष्टि की है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब रूस हमारी मेडिकल रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाएगा। जर्मनी ने यह भी बताया कि नेदरलैंड्स स्थित प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स भी नवल्नी के सैंपल ले गई है। वो भी इसकी जांच कर रहे हैं। इसके अलावा एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई इस केस में। 14 सितंबर को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इस मसले पर व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। एलेक्सी नवल्नी के साथ हुए अपराध पर मैं काफी चिंतित हूँ। बिना किसी देरी के इस मामले से जुड़ा समूचा घटनाक्रम सामने रखा जाना चाहिए। जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि किसने नवल्नी को जान से मारने की कोशिश की। जवाब में पुतिन ने मैक्रों से कहा, इस तरह के आधारहीन आरोप लगाना अनुचित है। हम जर्मनी से मेडिकल टेस्ट का पूरा ब्यौरा मांगा था। जर्मनी ने अभी तक वो रिपोर्ट्स नहीं दी हैं। हम अपने स्तर पर इस मामले की जांच करवा रहे हैं। हम किसी और देश को अपने ऊपर दबाव नहीं बनाने देंगे। इस केस में अब रूस अकेला पड़ गया है। रूस की बदमाशियों से तंग यूरोपियन देशों को पुतिन गवर्नमेंट के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। ये देश रूस पर कार्रवाई की धमकी दे रहे हैं, मगर ये कार्रवाई किस शक्ल में होगी इस पर आम राय नहीं बन पाई है। रूस पर पहले से ही कई तरह के आर्थिक प्रतिबंध हैं। अब कौन सा नया सैंक्शन लगाया जाए उस पर ये तय नहीं हो पा रहा। उधर जर्मनी की अलग दुविधा है। वो यूरोप का लीडर है। ट्रंप के दौर में अमेरिका की कमजोर होती स्थिति के आगे जर्मनी की वैश्विक भूमिका भी बड़ी है। वो मानवाधिकार, राजनीतिक आजादी और लोकतंत्र जैसे मुद्दों पर स्टैंड लेता है, मगर उसके ऊपर वित्तीय हितों के चलते चीन जैसे देशों के अपराधों की अनदेखी का भी आरोप है। ऐसे में नवल्नी का केस जर्मनी की प्रतिष्ठा का सवाल बन गया है। लोग कह रहे हैं इट्स एवरीथिंग जर्मनी स्टैंड्स फॉर। चूंकि फ्रांस जर्मनी का बेस्ट फ्रेंड है, इस वजह से वो भी इस मामले में एक स्वाभाविक पार्टी है।
सख्त दिखने के लिए ही जर्मन सरकार के कई मंत्री नॉर्थ स्ट्रीम 2 प्रोजेक्ट को रद्द करना चाहते हैं, मगर मर्केल का कहना है कि वो एक वित्तीय परियोजना है, उसे राजनीतिक मामलों से अलग रखा जाना चाहिए। मर्केल भले जो कहें, मगर नॉर्थ स्ट्रीम 2 पर बादल तो मंडरा ही रहे हैं। अगर रूस ने जांच में सहयोग नहीं किया तो जर्मनी पर उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रेशर बनेगा। कोई एक्शन न लेने पर जर्मनी कमजोर दिखेगा। मर्केल रूस के साथ सहयोग बढ़ाने की हिमायती हैं, ऐसे में उनके विरोधी खासकर अमेरिका इस प्रकरण के बहाने उनकी पॉलिसी और दूरदर्शिता पर सवाल उठाएंगे। ये था बड़ी खबर सेगमेंट। अब सुर्खियों की बारी। पहली सुर्खी चीन से है। पिछले दिनों यहां शिनजियांग प्रांत से एक बड़ी खबर आई थी। आरोप लगा कि चीन उइगर मुस्लिमों को टॉर्चर कैंप्स में रखकर उनसे बंधुआ मजदूरी करवा रहा है। इस पर अब अमेरिका ने कार्रवाई की है। उसने कई सारे चीनी उत्पादों पर बैन लगा दिया है। यूरोपियन यूनियन ने भी इस मसले पर चीन को चेतावनी दी है। दूसरी सुर्खी अमेरिका से है। यहाँ कैलिफोर्निया, ऑरेगन और वॉशिंगटन स्टेट्स में भीषण आग लगी हुई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये आग जलवायु परिवर्तन का नतीजा है, मगर डोनाल्ड ट्रंप अब भी ये मानने को राजी नहीं है। 14 सितंबर को ट्रंप कुछ देर के लिए कैलिफोर्निया गए। यहाँ उन्होंने दमकल विभाग के लोगों से बात की। इस दौरान ट्रंप ने क्लाइमेट चेंज की थ्योरी को नकार दिया। इस पर एक अधिकारी ने ट्रंप से साइंस को नजरअंदाज न करने की अपील की। जवाब में ट्रंप बोले, मुझे नहीं लगता कि साइंस को इस बारे में कुछ भी पता है। तीसरी सुर्खी पराग्वे से है। यहाँ देश के पूर्व उपराष्ट्रपति ऑस्कर डेनिस अगवा कर लिए गए थे। उन्हें अब छोड़ दिया गया है। डेनिस को ईपीपी नाम के एक विद्रोही संगठन ने किडनैप किया था। कई महीनों से पराग्वे की सेना और ईपीपी के बीच हिंसा चल रही है। पिछले दिनों एक ऑपरेशन में सेना ने एक 11 साल की बच्ची को मार दिया था। इसी से नाराज ईपीपी ने डेनिस को किडनैप किया था। ईपीपी ने डेनिस को छोड़ने के बदले अपने 2 सदस्यों की रिहाई मांगी थी, मगर पराग्वे ने इससे इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि ये युद्ध है, कोई खेल प्रतियोगिता नहीं कि समझौता किया जाए। ये थी सुर्खियां। अब बारी हमारे तारीख सेक्शन की। आज तारीख है 15 सितंबर। इस दिन का इतिहास जुड़ा है एक परचम से, एक झंडा जिसके नीचे इतने विभत्स अपराध हुए कि इंसानों की दुनिया ने वैसी यातनाओं की कल्पना भी नहीं की। ये बात 85 बरस पुरानी है। तारीख थी 15 सितंबर 1935। इस रोज जर्मनी के न्यूरनबर्ग में नाजी पार्टी का सालाना सम्मेलन हुआ। इस बैठकी ने पास किया एक कानून। इसका नाम था राइक फ्लैग लॉ। इस कानून के तहत नाजियों ने एक खास झंडे को जर्मनी का राष्ट्रीय ध्वज घोषित किया। लाल रंग के बैकग्राउंड पर बीचों बीच एक सफेद गोला, उस गोले के भीतर बाईं ओर झुकता हुआ स्वास्तिक का प्रतीक। स्वास्तिक का प्रणेता हिटलर नहीं था। स्वास्तिक संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका अर्थ होता है शुभ और कल्याण। हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों ही सदियों से इस निशान को सौभाग्य का वाहक मानते थे। फिर पश्चिमी देशों से आने वाले यात्रियों के मार्फत स्वास्तिक का यह प्रतीक यूरोप और अमेरिका में प्रचलित हुआ। आपको पता है, एक जमाने में कोका कोला ने भी अपना सिंबल बनाया था इसे। पहले विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश एयरफोर्स भी इस सिंबल का इस्तेमाल करता था, मगर फिर आया हिटलर और उसने स्वास्तिक को हाईजैक कर लिया। इस हाईजैकिंग की कहानी 19वीं सदी में शुरू हुई। इस दौर में जर्मन विद्वानों ने बड़े स्तर पर प्राचीन भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। उन्हें संस्कृत और जर्मन भाषा के बीच कई समानताएं मिली। इसका लिंक उन्होंने जोड़ा आर्यन नस्ल से। माना गया कि किसी जमाने में भारत और जर्मनी के लोगों के पुरखे एक रहे होंगे। आगे चलकर 20वीं सदी में नाजी विचारधारा के लोगों ने इस आइडिया को लपक लिया। अपनी कथित सांस्कृतिक श्रेष्ठता को हवा देने के लिए उन्होंने चुना स्वास्तिक को। नाजियों के मुताबिक ये चिन्ह आर्यों की नस्लीय श्रेष्ठता की निशानी थी। वो निशानी जो दूसरी नस्लों को खुद से कमतर मानती थी। सोचती थी कि बाकी नस्लें, खासकर यहूदियों को जीने का ही हक नहीं है। इस सोच के तहत अगस्त 1920 में नाजी पार्टी ने स्वास्तिक को अपना आधिकारिक चिन्ह बनाया। फिर जब उन्हें सत्ता मिली तो उन्होंने इस चिन्ह को नाजी जर्मनी का राष्ट्रीय प्रतीक बना दिया। स्वास्तिक वाले झंडे को जर्मनी का नेशनल फ्लैग बनाने की एक कहानी अमेरिका से भी जुड़ी है। ये बैकग्राउंड है 26 जुलाई 1935 का। इस रोज न्यूयॉर्क में एक रैली निकली। रैली का विषय था नाजी जर्मनी द्वारा यहूदियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध। रैली के दौरान कुछ लोग न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचे। वहां जर्मनी का एक जहाज खड़ा था, उस पर नाजी पार्टी का झंडा लगा था। लोगों ने गुस्से में उस झंडे को फाड़कर फेंक दिया। इस घटना पर जर्मनी ने आपत्ति जताई। इस पर अमेरिका ने जवाब दिया कि यह तो केवल एक पार्टी का झंडा था, किसी देश का राष्ट्रीय चिन्ह नहीं था, इसलिए प्रदर्शनकारियों को सजा नहीं दी जा सकती।
कहते हैं अमेरिका के इसी जवाब से बिफरे हिटलर ने स्वास्तिक को जर्मनी का राष्ट्रीय झंडा बना दिया। आपको पता है ये झंडा इंसानी इतिहास के सबसे कुख्यात सिंबल्स में से एक है। इससे ज्यादा नफरत शायद किसी और चिन्ह से नहीं हुई दुनिया को। यही वजह है कि दुनिया में के कई देशों में ये निशान प्रतिबंधित है। सोचिए, शुभ और कल्याण के एक प्राचीन प्रतीक को हिटलर ने क्या बना दिया। ये था तारीख सेक्शन। आखिरी में बारी हमारे विश्व कविता सेगमेंट की। आज सुनिए जर्मन कवि रोजा आउसलैंडर की लिखी कविता। इसका हिंदी अनुवाद किया है अनिल जन्मविजय ने। कविता का हिंदी शीर्षक है इच्छा। आप कविता सुनिए, हम चलते हैं, फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। मैं सोचती हूँ कितने सारे शब्द खो देते हैं हम। जब तक मेरी नज़र उन पर पड़े वे इतने कम हो जाते हैं। इतने कम शब्द सांस लेते हैं मेरे साथ। मुझे याद आते हैं कुछ शब्द, हम पहले से ही साथ साथ। मैं बांटना चाहती हूँ उन्हें तुम्हारे साथ। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर है, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।